हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पढ़ के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज लेके आया हूँ 12th के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 3 वैद्युत रसायन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत रसायन क्या होता है और इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने हैं। और हम लोग इसके साथ आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में भी जानेंगे, जो वैद्युत रसायन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसका है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, जैसा कि आप लोग जानते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कोई पूछे कि वैद्युत रसायन क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है बाबू। यानी वैद्युत रसायन क्या है, तो ये एक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का, यानी पारस्परिक संबंध का मतलब होता है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कैसे बनाई जाती है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, इसी के बीच के संबंध जो होते हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को अगर देखा जाए तो वैद्युत रसायन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, वैद्युत रसायन के अंतर्गत। वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत, पहली प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा की सहायता से, विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है। और दूसरी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ध्यान देंगे इस चीज को। वैद्युत रसायन क्या है, तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा
के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब हम बताएं कि आपको वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। ऐसी प्रक्रिया को, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है या रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। यानी वैद्युत रसायन में दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। और दूसरा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से, यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये कि वैद्युत रसायन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि यह एक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपको पूछा है कि विद्युत रसायन के अंतर्गत हम कितनी प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम मुख्यतः 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पहली प्रक्रिया वो है जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। और दूसरी प्रक्रिया जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैद्युत अपघटन क्या है और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो विद्युत अपघटन का परिभाषा ये वाला हो जाएगा और विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि रासायनिक दृष्टिकोण से जो यौगिक होते हैं उनको 2 भाग में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। रासायनिक दृष्टिकोण से यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होते हैं ये 2 भाग, ये अब हम लोग जानेंगे। फर्स्ट होते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत अनअपघट। वैद्युत अनअपघट। वैद्युत अनअपघट क्या होते हैं बाबू, ये चीज को ध्यान देंगे। तो वे यौगिक जो जलीय अवस्था में, यानी हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जो द्रवित अवस्था में विद्युत का अचालक हो उसे वैद्युत अनअपघट कहते हैं। अनअपघट कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। वे यौगिक जो जलीय अवस्था या द्रवित अवस्था में, यानी जब वो द्रव के रूप में हो जाए तो वो विद्युत के क्या हो? कुचालक हो, यानी उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित न हो, तो वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अनअपघट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से यौगिक आते हैं, चलिए उसको भी ध्यान देते हैं। पहला आता है चीनी, दूसरे आते हैं यूरिया, तीसरे आते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो वैद्युत अनअपघट क्या है? तो वे यौगिक जो द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या करते हो? चालन नहीं करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अनअपघट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चीनी आता है, यूरिया आता है और क्लोरोफॉर्म आता है। अब चलिए दूसरे जो है
उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बाबू वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो वे यौगिक जो द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक हो, उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, यानी वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत के क्या हो, चालन करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो हमारा साधारण नमक आता है सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा इसमें आता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसके अलावा आपका आता है जिंक सल्फेट ZnSO4 आदि। ये सारे विद्युत अपघट्ट है और ये विद्युत अनअपघट्ट है। अब हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युत अपघट्ट यानी वे यौगिक जो द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, इनको कितने भाग में बांटा गया है? तो बाबू ध्यान देंगे, वैद्युत अपघट्ट को दो भाग में बांटा गया है, सबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अब चलिए आपको बताते हैं कि सबल वैद्युत अपघट्ट क्या है और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है। ध्यान देंगे, वैद्युत अपघट्ट के प्रकार। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? तो वे यौगिक जो जलीय अवस्था में विद्युत का क्या कर रहे हो, चालन कर रहे हो। वैसे पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है बाबू वह होता है सबल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, सबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए। वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए उसे सबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत वे वैद्युत अपघट्ट आते हैं जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो वे आते हैं, उसको कहा जाता है क्या चीज बाबू, सबल वैद्युत अपघट्ट। जैसे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आदि। ये वैसे वैद्युत अपघट्ट है जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। दूसरे होते हैं बाबू दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? तो ठीक इसके उल्टा वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होते हैं, यानी ये वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, कुछ भाग आयनित होते हैं और कुछ भाग आयनित नहीं होते हैं। तो वैसे वैद्युत अपघट्ट दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, उसे दुर्बल वैद्युत
अपघट कहते हैं। यानी दुर्बल वैद्युत अपघट वे होते हैं जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जैसा कि नमक आपका हो जाता है, इसके अलावा आपका कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, हाइड्रोक्लोराइड हो जाता है। उस तरह से ये आयनित पूर्ण रूप से नहीं होकर के कुछ भाग इसके शेष रह जाते हैं, तो वैसे वैद्युत अपघट को कौन वैद्युत अपघट कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट कहते हैं। जैसे में आपका आता है एसिटिक अम्ल, इसके अलावा आपका आता है अमोनियम क्लोराइड आदि कर देते हैं। इसी तरह से वह यौगिक जो जलीय विलयन में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उस हम क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट के नाम से जानते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो वैद्युत रसायन की जो क्रिया है, कोई ना कोई जुक्ति या कोई ना कोई मशीन या कोई ना कोई मतलब पात्र के द्वारा ये संपन्न कराई जाती होगी। वह पात्र क्या होता है, यानी रासायनिक सेल के बारे में जानेंगे, यानी सेल किसे कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सेल क्या होता है। सेल देखिए अलग अलग जगहों पे इसकी परिभाषा अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल का मतलब होता है, हम इसको कह सकते हैं कि वह पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराया जाता है, सेल कहलाता है। यानी इस चीज को समझेंगे, सेल क्या होता है? एक प्रकार का बर्तन होता है, एक प्रकार का पात्र होता है, हम इसको कह सकते हैं एक प्रकार की जुक्ति होती है, जिसके मदद से हम लोग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेल कहते हैं। अगर हम लोग को ये भाग में बांटा जाए, सेल के प्रकार किया जाए, तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। अब हम लोग को यह जानना होगा कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। मैं दोनों को प्रयोग द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटे से घरेलू प्रयोग करेंगे और इसकी मदद से हम आपको दोनों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो ये क्या करता है? जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सेल क्या है? एक बर्तन है जिसमें ये दोनों क्रिया कराई जाती है। तो अब इसको दो भाग में बांट गए, तो एक जो बर्तन, ऐसा बर्तन जो रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? तो जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो सेल विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा कि एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, उसको करके आप घर पे हो देखिएगा इसको कि सच में ऐसा होता है क्या कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है या फिर विद्युत ऊर्जा की मदद से रासायनिक ऊर्जा कराई जाती है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं और उसकी मदद से हम देखते हैं कि कैसे वैद्युत रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलाव किया जाता है या फिर कैसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। तो आइए चलते हैं आपको एक प्रयोग की तरफ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। इसके अंतर्गत आपको गैल्वेनिक सेल आता है, इसके अलावा आपका वोल्टेज सेल आता है वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। अब मैं एक प्रयोग करके देखूंगा कि क्या रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो चलिए आपको एक प्रयोग बताते हैं। आप घर में हो, आप एक कांच का ग्लास ले लो इस प्रकार से। ठीक है, इसमें पानी भर लो। ठीक है, और इसमें NaCl घुला दो, यानी नमक इसमें मिला दो। NaCl क्यों? NaCl आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में अपना विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। इन्हें की चीनी घुला दो। क्या घुलाना है? नमक घुलाना है। अब आपको क्या करनी है? दो कोई धातु की रड, दो मेटल ले लेनी है। जैसे मैं मान लो एक मैं एल्युमिनियम ले लेता हूं और दूसरा मैं रड ले लेता हूं कॉपर। दो उसमें रड डुबा देते हैं, एक एल्युमिनियम का और दूसरा कॉपर का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एल्युमिनियम कॉपर का ही घुलाओगे, कोई भी दो रड, कोई भी दो धातु के मेटल को उसमें क्या करोगे? डुबा दोगे। अब देखो क्या करोगे, ये दोनों रड को अब अपनी जीभ के पास क्या करना है? सटाना है। मान लो ये मेरा जीभ है और यहां पे हम दोनों दो जगह पे सटाते हैं। सटाने के बाद बाबू देखते हैं हमें थोड़ा सा स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है? नमक का स्वाद आता है। हम ये प्रक्रिया को देखने के लिए पहले उसमें डुबा करके सटा करके देखेंगे और फिर निकाल करके देखेंगे। देखेंगे कि जैसे ही हम रड ऊपर निकालते हैं नमक का स्वाद आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और जैसे ही उसमें डुबाते हैं नमक का स्वाद हल्का हल्का आने लगता है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा बन रही है। अब आप कह सकते हो कि तब तो इसमें बल्ब भी जला सकते हैं। नहीं, क्योंकि बल्ब को जितने जलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, जितनी विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, उतना इसमें बन नहीं पाता। अगर ऐसे 10-15 अगर सेल तैयार कर लें और फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक के प्लस को दूसरे के माइनस ऐसे जोड़ लें, इस प्रकार से अगर कई सेल ऐसे बना लें और इसको जोड़ दें और फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निकाल करके और उससे बल्ब को जलाएं तो जल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। अब चलिए अब आपको बताते हैं दूसरे सेल के बारे में, यानी वैद्युत अपघटनी सेल। आइए देखते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में कैसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए हम सेम प्रोसेस करते हैं लेकिन इसमें उल्टा करेंगे। यहां पे एक मैं कांच का ग्लास ले लेता हूं, इसमें उसी प्रकार से पानी भर देता हूं। ठीक है, NaCl की कुछ विलयन को इसमें क्या कर देता हूं?
घुला देता हूं। ठीक है, अब इसमें 2 मेटल डुबा देते हैं। मान लीजिए यहां से मैंने 1 मीटर डुबा दिया और यहां से हमने 1 मीटर डुबा दिया। यहां से हम एक तार वायर निकालेंगे और यहां से एक वायर निकालेंगे। और घर में हम लोग की जो बैटरी होती है ना, कोई भी 6 वोल्ट की बैटरी हो, 12 वोल्ट की बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, यहां पे हम इसको जोड़ देते हैं, एक प्लस को और एक माइनस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी के सिंबल ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं बैटरी के सिंबल को। एक पॉजिटिव चार्ज को जोड़ देते हैं और एक निगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब जोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे बाबू कि ये जो विलयन है इसमें क्या होगा, पानी के बुलबुले उत्पन्न होंगे। उससे भी नहीं होगा तो ये मेटल का रंग चेंज होने लगेगा। उससे भी नहीं होगा तो कोई पदार्थ होगा जो इस पे क्या होने लगेगा, जमने लगेगा। इस तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये कांच का गिलास है, बाहर से ही दिखाई देंगे कि उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा की मदद से रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कराई जाती है। इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझने के लिए जो मतलब विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, वह होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या है, चलिए आपको बताते हैं रिडॉक्स के बारे में। देखिए, एक रिडॉक्स ये 2 शब्दों से मिलकर बना है बाबू, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है बाबू अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बाबू ऑक्सीकरण। ध्यान देंगे, हमें जब ये सेल बनाने चलेंगे तो उसमें ऑक्सीकरण होती है उन सेलों में, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण होता क्या है, अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, पहले अगर ये ध्यान दें तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया, दान करने की क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वैसे पदार्थ को उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। कहीं कहीं पे इसकी दूसरी भी परिभाषा बताई जाती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। बात वही है, इलेक्ट्रॉन दान करना या इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। या हम इसको ये कह सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर इसके उल्टा चले रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन क्या होता है, अपचयन। ठीक इसके उल्टा, इलेक्ट्रॉन दान करने की जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना।
यानी किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। या इसको हम लोग ये कह सकते हैं, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। या हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन के नाम से जानते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यानी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के क्या रूल है, कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट यह है आज के टॉपिक में कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। देखिए बाबू, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं, आपको संयोजकता के बारे में मालूम होनी चाहिए। संयोजकता क्या होती है? अगर आपको संयोजकता पता नहीं है तो बाबू आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। नहीं तो याद करना पड़ेगा, निकाल तो सकते ही हो, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर संयोजकता याद है किसी भी तत्व की, अगर संयोजकता ज्ञात करने आपको आता है, संयोजकता ज्ञात करने कैसे आएगा? जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा। तो अगर आपको संयोजकता आपको पता है निकालना, तो आप उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे संयोजकता क्या होती है। तो परमाणुओं द्वारा साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। यानी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है वह संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ तत्वों की संयोजकता निकाल करके दिखाता हूं, कैसे उस तत्व की संयोजकता ज्ञात की जाती है। जैसे हम एक तत्व लेते हैं जिसका नाम है सोडियम। सोडियम की बाबू परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। अब इसको हमको जानना है, अगर इसको हम लोग अलग अलग कक्षाओं में तोड़े इस इलेक्ट्रॉनों को, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अष्टक नियम कहता है कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। या तो इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा, या अपना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये किसी को दे देगा, तो तब पर भी इसका अंतिम ऑर्बिटल यानी अंतिम जो कक्षा होगा ये वाला होगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। इसका अपना अष्टक नियम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बाबू? यहां पे हम लोग को ध्यान देना है, एक किसी को देना आसान है या 7 लेना आसान है? तो बाबू 1 देना आसान है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस पर चार्ज कौन होता है? प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसकी संयोजकता जो होगी, संयोजकता +1 होगी। ठीक है, इसकी संयोजकता क्या होगी? +1 होगी। अगर हम दूसरे तत्व की बात करें, ऑक्सीजन, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की अगर बात करें,
कि ऑक्सीजन की जो होती है संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? 8। इसके प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका ऑर्बिटल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये 2 अगर इलेक्ट्रॉन अगर ले तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी बाबू? कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऑर्बिटल जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे, यानी अष्टक नियम का पालन करने लगेगा। तो इसको कितने 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, यानी किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो लेगा तो कौन सा चार्ज होगा बाबू? माइनस होगा, यानी इसकी संयोजकता क्या होगी? -2। ठीक है। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नहीं तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो वही उसकी संयोजकता होगी। तो इसकी जब लेगा तो -1 होगी इसकी संयोजकता, और वही अगर देता तो +1 होती। अगर हम लोग बात करें एक दूसरे तत्व के बारे में, हाइड्रोजन के, या फिर हम बात करें हम नाइट्रोजन के, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -3। ऐसे किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात की जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि संयोजकता की मदद से ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। सबसे पहले आपको यहां दिखाते हैं Na। आपसे पूछा जाए Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यानी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो देखिए बाबू, हम लोग जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा यहां पे देखेंगे क्या है, कोई आवेश नहीं दिया है, कोई भी ऑक्सीकरण संख्या इसकी नहीं दी हुई है, तो यहां पे आपका क्या होगा? 0 होगा। क्लोरीन है, इसकी पूछेगा Cl, इसकी संयोजकता क्या होगी? सॉरी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर वह पूछे Na+ का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखिए बाबू यहां प्लस है, यानी यहां जहां कोई अंक नहीं होता है वहां क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। ठीक है। अगर क्लोरीन ले ले Cl-, यहां पे आपका कोई नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1। उसी प्रकार से SO4-2, ये SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2। यानी यहां पे जो भी दिया रहेगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है। अगर NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि यहां पे कोई अंक नहीं दिया, कोई चीज नहीं दिया, तो इसकी 0 होगी। दूसरी चीज होती है कि अब NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या? तो आइए आपको वो चीज बताते हैं बहुत आसानी से, आप कैसे संयोजकता की मदद से इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ठीक है बाबू। तो यहां पे हम लोग देखो क्या लिखेंगे, यहां पे पहले लिखेंगे NaCl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। यहां पे कोई नहीं है तो 0 है।
ठीक है बाबू। अब हम लोग को क्या करना है, Na का मांग रहा है, तो जिसका मांगेगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना, उसका हम लोग x मान लेंगे। तो x ले लेते हैं, x प्लस, और Cl की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, -1 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाई x प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी +1। तो x किसकी ऑक्सीकरण संख्या माने हो, सोडियम की, तो सोडियम की इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। बात समझ में आ रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, कैसे निकालनी है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहां पे आपका कोई चार्ज नहीं दिया है, तो ये आपका हो जाएगा H2SO4, इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्या चीज का निकाला बाबू, S का, तो S का हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है वह क्या होता है बाबू, +1 होता है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, तो 1 × 2 प्लस एस का निकालने के लिए बोल रहा है, तो एस का क्या मान लेंगे हम, एक्स ले लेंगे। O4 ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बाबू, तो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो -2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, तो इंटू 4 इक्वल टू 0। ये आपको गुना कर देंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 चौका 8 -8 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x, 2 में से 8 जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 6 बराबर +6, यानी x का ऑक्सीकरण संख्या आपका कितना आ गया, +6। तो x किसको माने हो, s को माने हो, तो s का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आपका +6। ठीक है। अब मैं आपको एक तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं और उसको भी बताता हूं कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अगर ऐसे बोल दें SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए बाबू SO4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या दी हुई है, अंक दिया हुआ है ना बाबू, कितना दिया है, -2, तो यहां 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, -2। अब देखिए S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो S का क्या मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है बाबू, -2, और ये ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 इक्वल टू -2। ये हो जाएगा x माइनस 2 चौका 8 बराबर -2, तो x इक्वल टू -2, ये -8 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 +6। तो x का मतलब क्या है, S सल्फर, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +6। ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी यौगिक के में एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप मुझे बना करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि जो आपने बनाया है वो सही है गलत। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से आपको एक PDF दे दूंगा जिसमें उसमें क्वेश्चन रहेंगे, और उसको बना करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये हमारा चैनल शानदार जानदार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।